नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने अपनी एक नई कहानी को लेकर, जिसका शीर्षक है एक तवायफ का खूनी खेल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यदि आप सभी को पसंद आती है तो हमारी कहानी को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको मेरी सभी नई कहानियों का नोटिफिकेशन अपने आप प्राप्त होता रहे। कहानी पर आते हैं दोस्तों। कहानी उत्तर प्रदेश के एटा की है। एटा के चमकारी गांव में एक हवेली थी। इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की थी। आवाज़ कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कई खौफनाक हवेली या भूतिया हवेलियों के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसीलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता है। मगर जिस हवेली का जिक्र मैंने इस कहानी में किया है, वहाँ एक परिवार रहता था, मेरा परिवार, और साथ में रहती थी रमिया बाई, जिसे मरे 200 सालों का वक्त गुजर चुका था। अगर वक्त के पन्नों के हिसाब से लिया जाए तो ये हवेली करीब 200 साल पुरानी है। ये हवेली बाकी हवेलियों की तरह वीरान नहीं, बाकायदा आबाद थी मेरे परिवार के लोगों से और एक डरावनी रूह से। जी हाँ, इस हवेली में ज़िंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। जब मेरा परिवार इस हवेली में रहने आया तो आसपास के सब लोगों ने हमें यहाँ रहने से मना किया था। मुझे आज भी ये बात अच्छे से याद है। जब हम हवेली में गृह प्रवेश कर रहे थे तो गांव के लोगों का काफिला हमें अंदर जाने से रोकने के लिए आया था। गांव का आदमी बोला, चौधरी साहब, ये अनर्थ मत करिए। आपका पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, पत्नी है, फिर आप सारी दुनिया छोड़कर इस हवेली में रहने आए हो। पापा बोले, अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? मैंने हवेली को रहने के लिए ही खरीदा है। इतनी आलीशान हवेली है और आप लोग हमें यहाँ रहने से ही मना कर रहे हैं। क्या कोई भूत रहता है इस हवेली में? आदमी बोला, रहता नहीं है साहब, रहती है। तवायफ रमिया बाई रहती है इस हवेली में। कितने लोगों ने इस हवेली को खरीदा और अपना परिवार तबाह करके चले गए। इतने बुरे हालात हुए कि उनकी लाशों को चिता देने के लिए कोई उनका अपना जिंदा तक नहीं बचता। गांव वालों और पापा के बीच में ये बहस घंटों तक चली, पर मेरा सारा ध्यान अभी भी हवेली पर ही था। वैसे पापा ने सही कहा था, हवेली दिखने में तो आलीशान थी। मैं बाहर खड़ा हवेली को ही निहार रहा था कि तभी मैंने देखा एक औरत हवेली की छत पर पैर लटकाए हमें ही देख रही है। दिखने में बड़ी डरावनी थी, बाल भी इस तरह बिखरे कि कोई भी देखकर ही पागल हो जाए। इससे पहले मैं इस औरत का जिक्र किसी से कर पाता, वो मुझे अपना सपना ही लगा। मैंने इसे अपने लड़कपन का वहम समझकर भुला दिया। इधर पापा और गांव वालों की बहस का कोई नतीजा नहीं निकला। पापा अपनी जिद पर अड़े रहे और गांव वाले सब थक हार कर समझा कर चले गए। पापा हम सबको साथ लिए गुस्से में हवेली के अंदर चल दिए, पर हवेली के अंदर जाने से पहले मुझे गांव वालों का कहा आज भी अच्छे से याद है। गांव के आदमी ने कहा था, चौधरी साहब, हवेली के बाहर ही खाली अर्थी छोड़ के जा रहे हैं, आपको जल्दी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पापा ने गांव वालों की इस बात को हवा में उड़ा दिया। हम पापा के साथ हवेली के अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने देखा वही औरत अब हवेली की खिड़की से हमें ही अंदर आते हुए देख रही है। इस बार मैंने जानबूझकर किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने भाई बहनों के साथ मिलकर इस औरत को ढूंढ निकालूंगा। मैंने ये बात अपने छोटे भाई अनुज और बड़ी बहन पल्लवी को बताई तो वो लोग भी मेरे साथ खेलने को तैयार हो गए। रात होते ही सबसे पहले तो हम सब छत पर गए, जहाँ सबसे पहले मैंने उस औरत को देखा था। फिर उसके कमरे में जिस खिड़की से वो हमें अंदर आते हुए देख रही थी, पर तीनों भाई बहनों में से किसी को कुछ भी नहीं मिला। बस पायलों की छन 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 सुनाई देती थी, पर कोई दिखाई नहीं देता था। अभी 3-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने माँ
को पापा से कहते सुना कि उन्हें भी रात में किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है और कई बार तो उन्हें औरत भी दिखाई देती है जो अक्सर बात करती रहती है। छोटा भाई 2 बार सीढ़ियों से गिर चुका था। बड़ी बहन का शरीर हमेशा ही दर्द करता रहता था और पापा ने तो हवेली में आते ही बिस्तर पकड़ लिया था। उन्हें अक्सर बुखार रहता और माँ का भी कभी हाथ कट जाता तो कभी साड़ी जल जाती। कितनी बार तो मरते मरते ही बची थी। अब हम सबको भी ये हवेली अजीब लगने लगी थी। घर का लगभग हर सदस्य उस औरत की झलक को हवेली में कहीं न कहीं घूमते हुए देख चुका था। पापा भी बोलते थे कि वो दूसरे घर के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पैसों की बहुत कमी है। जितने पैसे थे वो तो उन्होंने इस हवेली को खरीदने में लगा दिए थे। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी याद करके मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल डर के मारे अब हम सभी एक ही कमरे में सोने लगे थे। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक ही कोई हमारे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। हम सब की नींद एक पल में खुल गई। इससे पहले कि हम सब कुछ समझ पाते, मेरा छोटा भाई अनुज हवा में ऊपर उठ गया था। उसकी हड्डियां अकड़ने को हो गई थीं। वो दर्द के मारे रो रहा था, चीख रहा था, पर वो इतना ऊपर था कि कोई भी हम में से कोई भी उसे छू नहीं पा रहा था। हम सब ने उसे नीचे लाने की बहुत कोशिश की, पर सब नाकामयाब रहे। अनुज बोला, माँ, ये आंटी मुझे मार रही हैं, मुझे दर्द हो रहा है, पापा मुझे बचा लो, ये आंटी मुझे मार डालेगी। छोटे भाई की बात सुनकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक हम सबको तवायफ रमिया बाई हवा में नज़र आने लगी। उस दिन पहली बार हम सब ने उस रमिया बाई नाम की तवायफ की उस भयानक आत्मा को देखा था। बेहद डरावनी और खूंखार। उसने अपने पैरों में पायल पहनी हुई थी। उसका श्रृंगार भी तवायफों वाला ही था। उसने अनुज की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक वो छटपटाता रहा। जैसे ही अनुज की मौत हुई, रमिया ने अनुज की लाश को हम सबके सामने गिरा दिया। माँ पापा की चीख निकल गई, पर यह तबाही की सिर्फ शुरुआत थी। अनुज को मारने के बाद रमिया ने माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया और गर्दन से पकड़कर उन्हें कमरे के एक कोने में फेंक दिया। फिर तुरंत ही पापा पर हावी होकर उनके जिस्म से उनके दोनों हाथों को खींचकर फेंक दिया। पापा लहूलुहान हो चुके थे। पापा बोले, मालती, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ मालती। मगर माँ ने पापा की एक न सुनी और पापा को बालों से पकड़कर माँ के अंदर घुसी रमिया की आत्मा उनका सर उनके धड़ से अलग करने पर उतारू हो चुकी थी। पापा जानते थे कि अब वे कुछ ही पलों तक जिंदा रहेंगे, इसीलिए मरते वक्त उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को देखते हुए कहा, तुम दोनों हवेली से भाग जाओ, जाओ, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी ये, जाओ बेटा, दोनों भाग जाओ। बस हर हाल में तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। इससे पहले पापा अपनी बात पूरी करते, माँ के जिस्म में समाई हुई रमिया ने पापा का सिर उनके धड़ से अलग करके हमारे पैरों के पास फेंक दिया। पापा को मरते देख हम दोनों भाई बहन डर के मारे कांपने लगे थे, पर तभी मेरी बड़ी बहन पल्लवी ने मेरा हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर जाने को दौड़ पड़ी। मैंने कहा, दीदी, पर माँ तो अभी भी जिंदा है, हम उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दीदी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? दीदी बोली, सतेंद्र, इस रमिया को मैं संभालती हूँ, तुम बस किसी भी तरह इस हवेली से दूर चले जाओ और फिर कभी यहाँ लौट कर मत आना। मैं दीदी का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए खुद ही दीदी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए मुझे हवेली के दरवाजे की ओर जाने के लिए धकेल दिया और खुद रमिया बाई की तरफ वापस तेजी से दौड़ पड़ी। रमिया ने भी तुरंत माँ का जिस्म छोड़ दिया और दीदी के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। अभी एक पल पहले पल्लवी दीदी मेरी जान की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थी। अब वही दीदी मेरे खून की प्यासी बनकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रही थी। दीदी को अपने पीछे आते देखकर मैं डर गया। हवेली का मेन दरवाज़ा तो एक कदम आगे था और मौत एक कदम पीछे थी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पास से ही एक लोहे की रॉड उठाकर
उसे अपनी हिफाजत के लिए दीदी के आगे कर दिया, जो तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। पर इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, एक झटके से दीदी का जिस्म उस लोहे की रॉड में फंस गया। दीदी मेरे हाथों मारी गई थी, पर खुदा की रहमत थी कि दीदी ने मरते मरते भी मुझे ज़िंदगी दे दी थी। दीदी के शरीर से मुझे तेज झटका लगा कि मैं खुद ब खुद हवेली के बाहर आ गया था। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि अनुज की बॉडी मेरे बगल में बेजान सी पड़ी थी। मेरा सारा परिवार एक रात में ख़त्म हो चुका था। अब मैं वहाँ बैठा था, उस हवेली को देखता रहा और रोता रहा। मुझे उस समय भी कभी खिड़की से तो कभी हवेली की छत पर से रोती हुई औरत दिखती रही। अगली सुबह गांव वालों के पास जब ये खबर पहुंची तो सब लोग मेरी मदद के लिए दौड़े आ गए। इस बीच मेरी नज़र उस अर्थी पर पड़ी जो गांव वालों ने हवेली के बाहर ये कहकर रख दी थी कि जल्दी ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उनका कहना सच हो गया। अब अर्थी एक थी और लाशें 4। उस दिन से अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने फिर कभी उस हवेली में कदम नहीं रखा। तो बस इतनी सी थी ये कहानी, जिसे मैंने आज अपनी इस कहानी में बयान किया है। लेकिन एक सवाल ये था कि कौन थी वो लड़की रमिया बाई और इसका इस हवेली से क्या रिश्ता था। मेरे बहुत पता करने पर पता चला कि रमिया बाई की पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके लिए, सिर्फ उनके लिए छनकेंगे। ये बात करीब करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया बाई इस हवेली में मुजरा किया करती थी, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसकी खूबसूरती पर 2 भाई आपस में ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल की घुंघरू की तरह बिखरती जा रही थीं। मौत दस्तक दे चुकी थी। रमिया की मौत के साथ ही नाच गाना, मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया। ये मौत इस हवेली को बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई। याद करती है उन सुनहरे दिनों को जब एक महफिल उठती नहीं थी कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस हवेली से हर शख्स मस्ती में झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से सिर्फ लाशें निकलती हैं। शायद किसी ने सच ही कहा है, तवायफ सचमुच सब कुछ तबाह कर देती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।